अगर कोई देश यूरेनियम को 3% तक एनरिच करे तो वो बिजली बना सकता है, लेकिन अगर वही यूरेनियम 90% तक एनरिच हो जाए तो वही चीज एटॉमिक वेपन का मटेरियल बन जाती है। तो सवाल है, ये परसेंटेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों? नेचुरल यूरेनियम में दो मेन टाइप्स के एटम्स होते हैं। लगभग 99.3% यूरेनियम 238 और सिर्फ 0.7% यूरेनियम 235। लेकिन ये दोनों अलग अलग बिहेव करते हैं। यूरेनियम 238 एक हैवी और स्टेबल एटम है, इसे तोड़ना आसान नहीं होता। अगर न्यूट्रॉन इसे हिट करे भी तो ये ज्यादातर एब्जॉर्ब कर लेता है और रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाता। वही दूसरी तरफ यूरेनियम 235 एक अलग नेचर का एटम है, ये कंपैरेटिवली अनस्टेबल है। अगर न्यूट्रॉन इसे हिट करे तो ये तुरंत टूट जाता है और सिर्फ टूटता ही नहीं, एनर्जी रिलीज करता है और 2-3 नए न्यूट्रॉन्स भी छोड़ता है। अब ये नए न्यूट्रॉन्स दूसरे यूरेनियम 235 एटम्स को तोड़ते हैं और यही से शुरू होता है चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर दुनिया में असल खेल सिर्फ यूरेनियम का नहीं, न्यूट्रॉन्स के बैलेंस का होता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या हर बार चेन रिएक्शन सफल होता है? जवाब है नहीं, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, कुछ दूसरे मटेरियल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ किसी एटम से टकराते ही नहीं। अगर न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा लॉस हो जाए, रिएक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर पर्याप्त न्यूट्रॉन्स सिस्टम के अंदर ही रहकर अगले एटम्स को तोड़ते रहें तो चेन रिएक्शन खुद सस्टेन होने लगता है। और यही पॉइंट कहलाता है न्यूक्लियर क्रिटिकल मास, यानी फिसिल मटेरियल की वो मिनिमम क्वांटिटी जहां रिएक्शन खुद को लगातार जिंदा रख सके। ना बहुत कम मटेरियल, ना जरूरत से ज्यादा, बस इतना कि रिएक्शन खुद चलता रहे। जब यू 235 टूटता है तो उससे निकलने वाले न्यूट्रॉन्स बहुत फास्ट होते हैं और कई बार अगर न्यूट्रॉन बहुत तेज स्पीड में हो तो वो एटम को हिट किए बिना स्कैटर होकर आगे निकल जाते हैं। इसीलिए रिएक्टर्स के अंदर मॉडरेटर यूज किया जाता है और बहुत सारे रिएक्टर्स में ये मॉडरेटर होता है पानी। जब न्यूट्रॉन पानी के मॉलिक्यूल से बार बार टकराता है, उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है और जैसे जैसे न्यूट्रॉन स्लो होता है उसके यू 235 एटम्स को तोड़ने की संभावना बढ़ जाती है। यानी रिएक्टर में पानी सिर्फ कूलिंग के लिए नहीं होता, वो न्यूट्रॉन्स को यूजफुल स्पीड तक स्लो करके चेन रिएक्शन को स्टेबल भी बनाता है। क्या न्यूट्रॉन का खेल सिर्फ यूरेनियम में ही होता है या फिर हर मेटल में ऐसा पॉसिबल है? न्यूट्रॉन्स तो हर एटम में होते हैं, हर मेटल में होते हैं, लेकिन नॉर्मल मेटल्स आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनका न्यूक्लियस स्टेबल होता है। अगर न्यूट्रॉन हिट करे भी तो एब्जॉर्ब हो जाएगा या कोई बड़ा इफेक्ट नहीं होगा। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनका न्यूक्लियस भारी और अनस्टेबल होता है, जैसे यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, इनको कहते हैं फिसिल मटेरियल। लोग सोचते हैं एटॉमिक वेपन्स सिर्फ यूरेनियम से बनते हैं, लेकिन सच ये है कि प्लूटोनियम भी उतना ही डेंजरस फिसिल मटेरियल है। असल चीज है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और उसे पैदा करने के लिए यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पूरी न्यूक्लियर एनर्जी का खेल यूरेनियम 235 पर डिपेंड करता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है ये सिर्फ 0.7% ही होता है, यानी 1000 एटम्स में सिर्फ 7 एटम्स काम के हैं। इसलिए साइंटिस्ट्स उस 0.7% को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और इसी प्रोसेस को एनरिचमेंट कहते हैं। अब सवाल यह है, 0.7% को 3%, 20%, 60% या 90% तक कैसे बढ़ाते हैं? यूरेनियम रॉक्स और मिट्टी के बीच छुपा होता है, जिसे सीधे तरीके से अलग करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों केमिकली सेम होते हैं। फर्क सिर्फ वेट का होता है, इसलिए यूज होती है सेंट्रीफ्यूज मशीन्स। सेंट्रीफ्यूज इतनी तेजी से घूमती है कि हैवी यूरेनियम 238 बाहर की तरफ चला जाता है और हल्का यूरेनियम 235 अंदर की तरफ रह जाता है, जो येलो कलर का पाउडर होता है, जिसे येलो केक कहा जाता है। इसे सील ड्रम्स में स्टोर किया जाता है। फिर एनरिचमेंट प्रोसेस के दौरान अब इस येलो केक को एक और केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि इसे यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड UF6 गैस फॉर्म में बदला जा सके, क्योंकि एनरिचमेंट गैस फॉर्म में ही पॉसिबल होता है, जिसे स्पेशली डिजाइन सिलेंडर्स में रखा जाता है। और जब यही मटेरियल रिएक्टर फ्यूल या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होता है, जिसे छोटे फ्यूल पैलेट्स और रॉड्स की फॉर्म में असेंबल किया जाता है। यानी यूरेनियम का हर स्टेज, हर फॉर्म और हर कंटेनर अलग होता है। अब उस थोड़े एनरिच्ड हिस्से को अगली मशीन में भेजा जाता है, फिर वही प्रोसेस रिपीट होता है और धीरे धीरे 0.7% से 1%, 3%, 5% तक पहुंचता है। जब यूरेनियम को 3 से 5% तक एनरिच किया जाता है तो वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होता है,
जहां कंट्रोल्ड तरीके से एनर्जी निकलती है और वही एनर्जी हमारे घरों में बिजली बनकर आती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, दुनिया में जितनी इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर पावर से बनती है वो बिना कार्बन एमिशंस के बनती है, यानी ये एनर्जी पावरफुल भी है। और क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट एक बड़ा सोल्यूशन भी। यूरेनियम 235 इतना पावरफुल इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 से इतनी एनर्जी निकल सकती है कि उतनी एनर्जी पैदा करने के लिए हजारों टन कोल जलाना पड़ सकता है। लेकिन जैसे जैसे ये परसेंटेज बढ़ता है वैसे वैसे इसका नेचर बदलता जाता है। 20%, 40%, 60% और फिर 90%। यही वो लेवल है जिसे वेपन्स ग्रेड कहा जाता है। जब हम कहते हैं कि यूरेनियम 90% एनरिच है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने नया यूरेनियम 235 बना लिया। इसका मतलब होता है उस सैंपल में मौजूद कुल यूरेनियम का लगभग 90% हिस्सा यूरेनियम 235 है। लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा होता है 0.7% से 5% तक पहुंचना, क्योंकि शुरुआत में यूरेनियम 235 बहुत कम होता है, लेकिन जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ता है वैसे वैसे प्रोसेस आसान होता जाता है। इसलिए 60% तक पहुंचना दुनिया के लिए अलार्म सिग्नल होता है, क्योंकि वहां से 90% तक जाना कंपैरेटिवली फास्ट हो जाता है। तो पूरी कहानी सिंपल है, यूरेनियम 238 पैसिव, यूरेनियम 235 एक्टिव और एनरिचमेंट एक्टिव पार्ट को बढ़ाने का प्रोसेस। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ता है वैसे वैसे पावर भी बढ़ती है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, लेकिन कजाकिस्तान सबसे ज्यादा निकालता है। न्यूक्लियर सिस्टम्स का पर्पस सिर्फ यूज करना नहीं होता, बहुत बार उनका मेन पर्पस होता है दूसरे देशों को डराकर युद्ध रोकना। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं न्यूक्लियर डटरेंस। जब लोग सुनते हैं कि किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो उन्हें लगता है कि शायद वो हमेशा लॉन्च बटन दबाने के लिए रेडी होंगे, लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सब कंट्रीज सेम तरीके से नहीं रखती। हर कंट्री की अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी, सिक्योरिटी कॉन्सर्न्स और पॉलिटिकल थिंकिंग होती है। इसी को ब्रॉडली कहते हैं डॉक्ट्रिन। मतलब अगर कभी एक्सट्रीम सिचुएशन आई तो हम न्यूक्लियर सिस्टम्स को कैसे यूज या मैनेज करेंगे। तैयारी के अलग अलग लेवल्स होते हैं। लॉन्ग टर्म स्टोरेज, कुछ सिस्टम्स रिजर्व में रखे जाते हैं, हेविली सिक्योर्ड, रेगुलरली मॉनिटर्ड, लेकिन इमीडिएट लॉन्च पोस्चर में नहीं। वही कुछ सिस्टम्स ऐसी कंडीशन में रखे जाते हैं जहां जरूरत पड़ने पर रिलेटिवली जल्दी एक्टिवेट किए जा सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बस बटन दबाओ और इंस्टेंटली लॉन्च, बल्कि मल्टीपल चेक्स, ऑथराइजेशन चेन्स, कमांड वेरिफिकेशन सब होता है। वही कई देश सिस्टम्स को हाई अलर्ट पोस्चर में भी रखते हैं। अगर एक्सट्रीम क्राइसिस हो तो रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम रखा जाए। यही वो चीज है जो जियोपॉलिटिक्स में टेंशन बढ़ाती है। अब साइंटिस्ट यहाँ एक और चीज मेजर करते हैं, न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, जिसे कैसे डिनोट्स करते हैं। ये बताता है कि हर जनरेशन में न्यूट्रॉन्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं या परफेक्टली बैलेंस्ड है। अगर के का वैल्यू 1 से कम है तो हर जनरेशन में न्यूट्रॉन्स कम पड़ेंगे और रिएक्शन खत्म हो जाएगा। अगर के का वैल्यू 1 के बराबर है तो जितने न्यूट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं उतने ही नए यूजफुल न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं, यानी परफेक्ट बैलेंस। यही कहलाती है क्रिटिकल कंडीशन। और यही वो स्टेट है जिस पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स सेफली काम करते हैं। लेकिन अगर के का वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाए तो हर जनरेशन में न्यूट्रॉन्स बढ़ने लगेंगे और रिएक्शन एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगेगा। शुरुआत छोटी लगती है, लेकिन कुछ ही मोमेंट्स में पूरा सिस्टम तेजी से फैलने लगता है। और यही रीजन है कि रिएक्टर्स के अंदर कंट्रोल रॉड्स यूज की जाती है। ये रॉड्स एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि रिएक्शन जरूरत से ज्यादा न बढ़े और सिस्टम परफेक्टली बैलेंस्ड रहे। कंट्रोल रॉड्स ऐसे मटेरियल से तैयार किया जाता है जो न्यूट्रॉन्स को आसानी से एब्जॉर्ब कर सके, जैसे बोरोन, कैडमियम, हैफनियम।